दाविंची रिजॉल्व में कलर ग्रेडिंग करते समय स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और स्कोप किस तरीके से यूज किए जाते हैं, स्कोप कितने टाइप के होते हैं और स्कोप को यूज करते समय क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए, ये आज के वीडियो में जानने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग दाविंची रिजॉल्व में कलर ग्रेडिंग तो करते हैं लेकिन सिर्फ वो अपने डिस्प्ले को देख के ही काम करते हैं। बहुत सारे लोग स्कोप को अनदेखा करते हैं और वहाँ पे सबसे मेन गलती होती है कि हम स्कोप को समझते नहीं और उसके हिसाब से काम नहीं करते। तो आज के वीडियो में जानेंगे हम दाविंची रिजॉल्व में स्कोप क्या होते हैं, कितने टाइप के हैं और उनको किस तरीके से यूज किया जाता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं हूं शरद पोखरकर, रेड फॉर प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज जो स्कोप का जो हमने टॉपिक लिया है ये कलर ग्रेडिंग का बेस्ट टॉपिक है। क्योंकि अगर विदाउट आप स्कोप के काम करने वाले हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो स्कोप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर दाविंची रिजॉल्व में हम जाएंगे तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि यहाँ पे 5 तरीके के स्कोप दिए हैं। जो पहले होता है वेव फॉर्म होता है, यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं किस तरीके का होता है वेव फॉर्म। सेकंड जो है वो होता है परेड आरजीबी बोलते हैं उसको, तो ये भी एक अलग टाइप का स्कोप है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है वो है वेक्टर स्कोप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर पे हिस्टोग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5वां जो है सीआई क्रोमेटिसिटी। तो इस तरीके से 5 स्कोप यहाँ पे दिए। तो हम 1 बाय 1 जानेंगे कि हर स्कोप का क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से यूज किया जाता है और इसमें ज़्यादा यूज होने वाले स्कोप कौन से है, तो ये भी हम इस वीडियो में जानने वाले। तो सीधा चलते हैं दाविंची रिजॉल्व में। दोस्तों यहाँ पे हम दाविंची रिजॉल्व में है। दाविंची रिजॉल्व में आप अगर राइट साइड के नीचे वाले कॉर्नर में आएंगे तो यहाँ पे आपको स्कोप दिखाई देंगे। यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो आपको दिखाई देगा परेड, वेव फॉर्म, वेक्टर स्कोप, हिस्टोग्राम, सीआई क्रोमेटिसिटी। इस तरीके से 5 आपको स्कोप दिखाई देने वाले हैं। तो पहला हम देखने वाले हैं वेव फॉर्म, क्योंकि वेव फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत सारे कैमरा में भी वेव फॉर्म दिया है क्योंकि आप शूट करते समय ही सही तरीके से वेव फॉर्म को मैनेज कर सके। और अगर शूट करते समय आपको वेव फॉर्म सही तरीके से रहेगा तो आगे जाके कलर में जो दिक्कत होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो वो प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट नहीं होने वाले। तो समझते हैं कि वेव फॉर्म क्या है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ इमेज दिखाऊंगा आपको। तो पहला स्कोप स्टार्ट करते हैं वेव फॉर्म। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक्सपांड का ऑप्शन दिया है। इसको अगर बड़ा करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये बड़ा हो चुका है और इस तरीके से आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेव फॉर्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेव फॉर्म का मैं थोड़ा सा आपको अलग इमेज दिखाऊंगा। तो वेव फॉर्म का मैंने एक इमेज क्रिएट किया है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वेव फॉर्म है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे नीचे जो है यहाँ से 0 है, ऊपर जो है 1023 है। मोस्टली आप अगर प्रीमियर वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे नीचे 0 रहता है, ऊपर 100 रहता है। लेकिन दाविंची रिजॉल्व में 1023 क्यों आता है ये भी हम बाद में देखने वाले हैं। तो सबसे नीचे जो पार्ट है 0, वहाँ पे होता है ब्लैक। ओके, आपका वेवफॉर्म अगर नीचे टच करता है, जो एरिया यहाँ पे नीचे टच करेगा वो वहाँ पे पूरा ब्लैक हो जाएगा, मतलब वहाँ पे कोई डिटेल नहीं मिलने वाले। ऊपर जो है वो वाइट होता है, मतलब सबसे ऊपर वाला जो एरिया है वहाँ पे वाइट होता है। अगर आपको वेवफॉर्म ऊपर टच करता है तो वहाँ पे पूरा वाइट मिलेगा आपको, मतलब वहाँ पे कोई डिटेल नहीं मिलने वाले। लेकिन जैसे ही हम ब्लैक को छोड़ के थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे शैडो का एरिया स्टार्ट होता है। और शैडो मतलब ब्लैक नहीं होता, शैडो में कुछ ना कुछ डिटेल होते हैं। पूरा एरिया कभी भी शैडो का खाली नहीं होता या वहाँ पे पूरी कभी डिटेल नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। तो शैडो को हम यहाँ पे समझना है, ना कि यहाँ पे ब्लैक। तो यहाँ पे हमको शैडो को देख के काम करना है। आपके पिक्चर में कभी भी ब्लैक नहीं आना चाहिए। एक कलर ग्रेडिंग का रहेगा या पेंटिंग रहेंगे, जो लोग पेंटिंग करते हैं उसमें एक रूल होता है कि आपके पिक्चर में कभी भी ब्लैक कलर कभी भी नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे होना चाहिए शैडो। सेम उस तरीके से यहाँ पे भी आप ऊपर जो हाइट है वो हाइट भी आपके पिक्चर में नहीं होना चाहिए। जैसे हम 1023 को छोड़ के नीचे आते हैं तो वहाँ पे स्टार्ट होता है हाईलाइट। तो ये हाईलाइट का एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नीचे है शैडो, ऊपर है हाईलाइट और यहाँ पे 512 जो यहाँ पे लिखा है वहाँ पे है मिड टोन। तो शैडो, मिड टोन और हाईलाइट, इस तरीके से ये वेवफॉर्म काम करता है। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको इमेज दिखा दिया है। तो अभी हम समझेंगे कि वेवफॉर्म किस तरीके से काम करता है। तो इसके लिए मैं कुछ इमेज आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक इमेज लिया है। मैं वेवफॉर्म को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। यहाँ से हम एक्सपांड कर सकते हैं वेवफॉर्म को और यहाँ से उसको अलग अलग जगह पे भी रख सकते हैं। नीचे वाले कॉर्नर में आएंगे तो उसका साइज़ भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऊपर वाले कॉर्नर से भी होता है। पुराने वाले वर्जन में ये नहीं होता था, अभी नए वाले वर्जन में हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे, यहाँ पे 3 डॉट है। ये 3 डॉट के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा डिस्प्ले क्वालिफायर फोकस। अभी जो बंद है, नॉर्मली मैं हमेशा यूज़ करता हूँ लेकिन अभी मैंने बंद करके रखा है, तो इसको हम ऑन करेंगे। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिस्प्ले क्वालिफायर फोकस से आपको पूरा वेवफॉर्म समझ में आने वाला है और आपके क्लिक के ऊपर क्या काम हो रहा है वो भी समझ में आने वाला है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो डिस्प्ले क्वालिफायर आप देख सकते हैं यहाँ पे टिक हो गया, मतलब ऑन हो गया है। तो उसके बाद हम जाएंगे इमेज की तरफ।
तो इमेज में यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे क्वालिफायर का टूल रहेगा, ये क्वालिफायर का टूल आपका सिलेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, मैं माउस यहाँ पे पिक्चर के ऊपर लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, सिर्फ लेके आना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और वहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे माउस घुमा रहा हूँ तो वेवफॉर्म के ऊपर आपको यहाँ पे 3 सर्कल दिखा रहे हैं, एक है रेड, दूसरा है ग्रीन और तीसरा है ब्लू, RGB। हम मतलब हमारे जो प्राइमरी कलर है वो RGB है और वो ही यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे शैडो वाला एरिया यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एरिया कौन सा है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं पेड़ है, इस तरीके से ये पूरा एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर शैडो वाला एरिया है, हाईलाइट वाला एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये आपको जो डिस्प्ले क्वालिफायर फोकस है इंफॉर्मेशन दिखाता है। अगर मैं फुटेज को प्ले करके दिखाता हूँ तो आपको वेबफॉर्म के ऊपर भी वो फुटेज जिस तरीके से प्ले हो रहा है वो दिखाई देगा। मैं थोड़ा सा आपको फुटेज को प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे देखो यहाँ पे जिस तरीके से फुटेज में मूवमेंट हो रहा है उसी तरीके से वेवफॉर्म में भी मूवमेंट हो रहा है। अगर हमें यहाँ पे जो कपल है उनका स्किन टोन को देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो माउस है वो लड़की के फेस के ऊपर है या लड़के के फेस के ऊपर लेके जाता हूँ, वैसे ही वो दिखाई देगा आपको यहाँ पे मिड टोन के नज़दीक है। तो अब लड़के के फेस के ऊपर देखेंगे तो 512 के थोड़ा सा ऊपर नीचे है और लड़की के फेस के ऊपर देखेंगे तो सेम उसी तरीके से है। मतलब यहाँ पे आपको कौन सा एरिया कहाँ पे है, जैसे अपना स्किन टोन हो जो है वो होता है मिड टोन में, तो यहाँ पे देखेंगे तो मिड टोन में है लेकिन हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा रखा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर का मूड क्रिएट करने के लिए मैंने एक्सपोजर को ज़्यादा रखा है। तो इस तरीके से हम वेवफॉर्म को समझ सकते हैं। तो वेवफॉर्म जब भी आप यूज़ करने वाले तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए कि आपका वेवफॉर्म जो है कभी नीचे टच नहीं होना चाहिए। जैसे आपका वेवफॉर्म नीचे टच होगा वहाँ पे क्लिपिंग आएगा, क्लिपिंग आएगा मतलब वहाँ के डिटेल आपके लॉस होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे लिफ्ट मतलब शैडो में आता हूँ और हल्का सा शैडो को बढ़ा लेता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेवफॉर्म नीचे टच होने लगा है। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वेवफॉर्म यहाँ पे टच हुआ है और जो कौन सा एरिया है वो भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इस वाले एरिया में पूरे क्लिपिंग आ चुके हैं, वहाँ पे कोई भी शैडो के डिटेल नहीं मिल रहे, पूरा ब्लैक हो चुका है। तो इसलिए मैंने पहले बोला था कि आपके पिक्चर में ब्लैक नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे इसको अगर रिसेट करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरे डिटेल मिलने वाले हैं। तो वेवफॉर्म को देख के आपको काम करना है, वेवफॉर्म किस तरीके से काम बिहेव करता है ये समझ के आपको आपके पिक्चर में काम करना है। बहुत सारे लोग सिर्फ ना डिस्प्ले को देख के काम करते हैं, ये बहुत गलत बात है। उसके बाद यहाँ पे वेवफॉर्म के जो 3 लाइन है उसके ऊपर कुछ चीज़ें दी है। कभी कभी क्या होता है हमारा वेवफॉर्म बहुत ही कम दिखा देता है या बहुत ही उसमें डिटेल कम दिखते हैं, जैसे कि इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे नीचे आके हम इसको रिसेट भी कर सकते हैं। हम जैसे रिसेट करेंगे तो आपको फुल व्यू दिखाई देगा और यहाँ से भी उसका हम इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके ऊपर यहाँ पे कलराइज नाम का ऑप्शन दिया, उसको अगर बंद करेंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, कलर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें कलर की भी इंफॉर्मेशन मिल रही है और लाइट की भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो इस तरीके से हम वेवफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। हमारा सेकंड स्कोप है परेड। तो परेड किस लिए यूज़ किया जाता है? परेड हमेशा वाइट बैलेंस के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कि जैसे आपके पिक्चर में अगर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि RGB मतलब 3 कलर दिखाई दे रहे हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे आपको अलग से इमेज दिखाता हूँ ताकि आपको और डिटेल में समझ आए। तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं परेड का मैंने यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो ऊपर अगर देखेंगे तो ऊपर 3 चैनल रहेंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू। लेकिन जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे उसके अपोजिट चैनल दिखाई देंगे। यहाँ पे रेड के नीचे रहेगा साइन, ग्रीन के नीचे रहेगा मैजेंटा और ब्लू के नीचे रहेगा येलो। तो इस तरीके से काम करता है। कुछ लोग तो बोलेंगे यहाँ पे 3 ही कलर दिखाई दे रहे, साइन, मैजेंटा तो येलो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। तो ये सिंपल सी बात है कि जब आप काम करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो इसके लिए मैं आपको इमेज के ऊपर काम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी इस इमेज को देख के हम समझते हैं कि परेड किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे अभी तीनों को देखेंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू लगभग एक सेम लेवल पे है। ब्लू थोड़ा सा नीचे है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर का जो मूड है थोड़ा सा ग्रीन और रेड की तरफ किया है। अगर यहाँ पे तीनों को बैलेंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पिक्चर में एक एक्चुअल वाइट बैलेंस आएगा। लेकिन इस पिक्चर में एक्चुअल वाइट बैलेंस नहीं रखा है क्योंकि यहाँ पे पिक्चर का मूड एक अलग तरीके से क्रिएट किया है हमारे शूट के हिसाब से या हमारे स्टोरी टेलिंग के हिसाब से। अब यहाँ पे जैसे हाईलाइट में थोड़ा सा मैं ब्लू और बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि तीनों एक लगभग एक लेवल पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम पिक्चर को वाइट बैलेंस सेट कर सकते हैं। ये तीनों एक लेवल पे है मतलब लगभग हमारा वाइट बैलेंस सेट हो चुका है। अब यहाँ पे समझेंगे कि RGB यहाँ पे है लेकिन CMY नहीं, मतलब साइन मैजेंटा नहीं है। तो वो कहाँ पे? मैं यहाँ पे देखो रेड को कम कर रहा हूँ, मतलब उसके अपोजिट जा रहा हूँ साइन की तरफ। तो आपको समझ में आएगा कि पिक्चर में साइन बढ़ रहा है, रेड कम हो रहा है। मतलब जैसे रेड नीचे जाएगा पिक्चर में आपके आप वहाँ पे साइन बढ़ जाएगा।
जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन को कम करूंगा, मतलब मैजेंटा की तरफ जाऊंगा, तो अपने आप ग्रीन कम होगा और पिक्चर में मैजेंटा दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे परेड में आपको मैजेंटा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ही ग्रीन डाउन होता है तो पिक्चर में मैजेंटा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। और तीसरा है हमारा ब्लू। ब्लू को जैसे ही कम करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ब्लू कम हो रहा है लेकिन पिक्चर में येलो बढ़ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। तो तीनों का आपको बैलेंस करके काम करना है। मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि ये तीनों को भी सेम लेवल पे नहीं रख सकते हम, क्योंकि हमें पिक्चर में एक अलग मूड क्रिएट करना होता है। जैसे कि हमारा पिक्चर नाइट का रहेगा, डे का रहेगा, या मॉर्निंग का रहेगा, या अलग कुछ हम थीम के हिसाब से शूट करते हैं तो वहाँ पे अलग तरीके के हम कलर ग्रेडिंग भी करते हैं। लेकिन अगर आपको सही वाइट बैलेंस निकालना है, पिक्चर में सभी कलर आपको सही लेवल पे लेके आने हैं, तो यहाँ पे आप तीनों को एक साथ लगभग लेके आ सकते हैं, तो आपका वाइट बैलेंस अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे परेड को हम जो यूज़ करते हैं वो वाइट बैलेंस के लिए ही यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा जो स्कोप है वो है वेक्टर स्कोप। यहाँ पे मैं आता हूँ वेक्टर स्कोप के ऊपर। तो वेक्टर स्कोप को समझते हैं थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पे वेक्टर स्कोप का इमेज ओपन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सर्कल है, इसमें एक प्लस का साइन है। ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पे रेड है, ओके, यहाँ पे ग्रीन है और यहाँ पे ब्लू, मतलब ये तीनों ट्रायंगल में है। रेड के अपोजिट अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमेशा आता है साइन। जैसे मैंने आपको परेड में भी दिखाया था, रेड जैसे कम करते हैं तो साइन अपने आप बढ़ जाता है। तो रेड के अपोजिट आएगा साइन, ग्रीन के अपोजिट आएगा मैजेंटा और ब्लू के अपोजिट आएगा येलो। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। तो हर एक का जगह ये वेक्टर स्कोप में जैसे वैसे कलर व्हील में भी आपको दिखाई देगा। थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक लाइन दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं स्किन टोन इंडिकेटर लाइन। मतलब यहाँ से इस लाइन से हम आपके सब्जेक्ट का स्किन का टोन जो है वो हम फिक्स कर सकते हैं या सही तरीके से उसको स्किन को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे वेक्टर स्कोप में आने के बाद यहाँ पे 3 लाइन के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम ऑन करेंगे शो स्किन टोन इंडिकेटर, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन आ चुका है। मैं इसको यहाँ पे ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे लाइन आएगा। तो ये लाइन मतलब हमारा स्किन टोन का लाइन है। तो हमारा स्किन टोन इस लाइन के लगभग होना चाहिए या सेंटर में भी होना चाहिए। या अपने स्टोरी के हिसाब से या अपने कलर ग्रेडिंग के हिसाब से या आप किस तरीके से कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं, आपको वहाँ पे क्या दिखाना है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे माउस को मैं सब्जेक्ट के फेस के ऊपर लेके आता हूँ। तो आप देख सकते हैं थोड़ा हल्का सा मैंने यहाँ पे कुछ जगह मैजेंटा है, कुछ जगह येलो है। तो हर जगह फेस के ऊपर सेम टोन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कई जगह शैडो रहते हैं, कई जगह हाईलाइट रहते हैं। तो अलग अलग टोन होते हैं। जैसे मेकअप करते तो मेकअप आर्टिस्ट भी उस समय हल्का सा टोन चेंज करते हैं हर जगह, क्योंकि उनको भी उनके हिसाब से मेकअप में कुछ चीज़ें दिखानी होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा वाइट बैलेंस सेट है, क्योंकि जो सर्कल दिख रहा है आपको यहाँ पे वेक्टर स्कोप के ऊपर और वो जो लाइन है वो बिल्कुल जो सर्कल के सेंटर में है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वेक्टर स्कोप को समझ सकते हो और वेक्टर स्कोप से आप आपके इमेज में सही स्किन टोन सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं स्किन के ऊपर यहाँ पे माउस को घुमा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे देखो मैं माउस के ऊपर घुमा रहा हूँ तो हमारा जो स्किन है लगभग मतलब 90% 95% वो उस लाइन के लगभग ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हर जगह हम उसको सेम नहीं सेट कर सकते, क्योंकि स्किन के ऊपर आपको हर जगह सेम कलर नहीं मिलने वाला, क्योंकि शैडो मिटन हाईलाइट ऐसे होते हैं तो वहाँ पे कलर थोड़े बहुत चेंज होते हैं, या बाकी भी एम्बियंस लाइट होता है उसका भी वहाँ पे इफेक्ट होता है। 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन लगभग हम उसको वहाँ पे मैच करना चाहिए। वेक्टर स्कोप में और भी एक चीज़ होती है, वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। वेक्टर स्कोप हम यूज़ करते हैं वो हर एक कलर का सैचुरेशन देखने के लिए, मतलब हमारे इमेज में किस कलर का कितना सैचुरेशन है हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो सैचुरेशन है, नीचे सैचुरेशन बढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे सैचुरेशन बढ़ चुका है। यहाँ पे ब्लू है लेकिन ब्लू का सैचुरेशन उतना नहीं है, लेकिन ग्रीन का सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। और उसी के साथ जो हमारा स्किन का टोन है, मतलब ऑरेंज टोन है या रेड येलो है, उसका भी यहाँ पे सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारे पिक्चर में सैचुरेशन कितना है और उसको हम फिक्स कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसको रिसेट कर देता हूँ और दूसरी इमेज को लेता हूँ। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं जो यहाँ पे लड़की का ड्रेस है उसका कलर थोड़ा हल्का सा ज़्यादा है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी बहुत ही ऊपर चला जाता है। मेरे पास उस टाइप का इमेज है तो मैं चेक करता हूँ। अब यहाँ पे इस इमेज में देखते हैं कि लड़की का जो दुपट्टा है, जो ड्रेस है, उसका रेड कलर देखेंगे बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड है और यहाँ पे ग्रीन वगैरह नॉर्मल है। तो आपको अगर यहाँ पे कलर फिक्स करना है, मतलब उसको कम करना है, उसको कंट्रोल करना है, तो आप यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन में जाके रेड को सिलेक्ट करके उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये हर एक का एक चॉइस होता है कि कितना कौन सा कलर रखना है, क्योंकि हर एक का कलर सेंस रहेगा या हर एक का कलर का टेस्ट रहेगा, ये अलग होता है। और सबसे मेन चीज़ होती है आप किसके लिए काम कर रहे हैं, आपका क्लाइंट क्या लेवल का है। आप अगर वेडिंग में काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे सैचुरेशन दिखाना चाहिए, क्योंकि वेडिंग जो है वो कलरफुल होते हैं और वहाँ पे एक
सर्टेन लेवल तक हमें सैचुरेशन रखना ही पड़ता है। लेकिन जैसे हम प्री वेडिंग रहते हैं या कोई वेस्टर्न टाइप का शूट रहेगा या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री शूट रहेगा, तो वहाँ पे हमें जो कलर है उनका सैचुरेशन बहुत एक्यूरेसी से रखना पड़ता है। ज़्यादा सैचुरेशन वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे वेक्टर स्कोप में दो चीज़ें होती है, एक तो होता है स्किन टोन, जो स्किन टोन है हम उसको यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, और दूसरा होता है जो है यहाँ पे कलर जो है कोई भी कलर रहेगा पिक्चर में, मतलब रेड, मैजेंटा, येलो, ब्लू, तो उसमें यहाँ पे उसको हम सैचुरेशन कितना है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं और उसको फिक्स कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी तक मैंने 3 स्कोप बताए, वेवफॉर्म, परेड और वेक्टर स्कोप। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो है वेवफॉर्म। परेड उतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, वो सिर्फ वाइट बैलेंस के लिए बहुत बार हम देखते हैं, वो सिर्फ वाइट बैलेंस के लिए हम देखते हैं। लेकिन तीसरा जो है वेक्टर स्कोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर स्कोप में हम पूरा डिटेल में स्किन के ऊपर काम कर सकते हैं, स्किन का टोन फिक्स कर सकते हैं, और उसी के साथ पिक्चर में कौन से कलर का सैचुरेशन कितना है, उसका इंटेंसिटी कितना है, वो भी हम वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद चौथा जो है वो है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम भी नॉर्मली हमारे कैमरा में भी होता है, हम फोटोशॉप या लाइटरूम में भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे दाविंची रिजॉल्व में जो हिस्टोग्राम है उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे वेवफॉर्म से ही हमारा बहुत सारा काम जो लाइट की तरफ से होता है वो हो जाता है। तो यहाँ पे हम हिस्टोग्राम को थोड़ा सा समझते हैं, तो हिस्टोग्राम किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते थे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो होता है शैडो होता है, और राइट साइड में जो होता है हाईलाइट होता है, और बीच में होता है मिड टोन। तो हमारा जो हिस्टोग्राम है वो हमेशा सेंटर की तरफ होना चाहिए, ना कि कभी राइट की तरफ से या था लेफ्ट की तरफ से। अगर लेफ्ट में जाएगा तो पिक्चर में ज़्यादा शैडो है, ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है, और अगर राइट में जाएंगे तो वहाँ पे हाईलाइट ज़्यादा है, तो हमेशा ही मिड टोन की तरफ होता है। तो यहाँ पे इस इमेज को देख के हम हिस्टोग्राम को थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पे शैडो वाला एरिया है, तो यहाँ पे आपको लाइन दिखाई रही है कि शैडो का एरिया है, तो यहाँ पे आपको वो लाइन, वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है, और यहाँ पे हाईलाइट का एरिया है तो वो हाईलाइट के एरिया में आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मतलब यहाँ पे लगभग हिस्टोग्राम को यहाँ पे मेंटेन किया है, शैडो को भी है, हाईलाइट की तरफ भी है और मिड टोन की तरफ भी है। तो ये हमेशा एक मेंटेन होना चाहिए, या थोड़ा सा मिड टोन की तरफ ज़्यादा झुकना चाहिए। अगर आपका हिस्टोग्राम शैडो की तरफ जा रहा है ज़्यादा तो आपका पिक्चर बहुत डीप है, अगर हाईलाइट की तरफ जा रहा है तब तक आपका पिक्चर बहुत ओवर एक्सपोज है। अगर मेंटेन किया है या मिड टोन की तरफ है तो आपका पिक्चर सही एक्सपोज हो रहा है, ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं। लास्ट वाला यहाँ पे जो है CI क्रोमेटिसिटी है, ये ज़्यादातर यूज़ होता नहीं, लेकिन इसका यूज़ क्या है ये हम यहाँ पे समझते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको इमेज दिखाता हूँ। तो CI क्रोमेटिसिटी क्या होता है, ये हमारे कलर स्पेस के बारे में होता है। यहाँ पे जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, जैसे कि हम यहाँ पे नॉर्मल शूट करते हैं, रेक्सियन 09 में करते हैं, या स्टैंडर्ड पे शूट करते हैं, JPG फोटो में शूट करते हैं, वो होता है रेक्सियन 09। तो उसमें हम यहाँ पे इतने लिमिटेड ही कलर मिलते हैं। लेकिन जैसे हम अलग कलर स्पेस को यूज़ करके शूट करते हैं, जैसे सोनी कैमरा में होता है YS-3.C ने, जो कलर स्पेस है बहुत ही बड़ा होता है, और जो यहाँ पे दाविंची में होता है दाविंची वाइड गामा आउट। अब ये टॉपिक में ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग से ऊपर चलाता है, बहुत सारे लोग इसको समझते भी नहीं है। असल में ये होता क्या है आपको मैं थोड़ा सा अलग इमेज में दिखाता हूँ। यहाँ पे कलर स्पेस है, यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई देगा, इसमें जो ब्लू वाला ट्रायंगल जो है ये सबसे छोटा कलर स्पेस है, मतलब रेक्सियन 09 जो हम स्टैंडर्ड में शूट करते हैं तब उसको यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे हम यहाँ पे सोनी कैमरा को यूज़ करते हैं, वो उसका कलर स्पेस यूज़ करते हैं YS-3.C ने, पिक्चर प्रोफाइल में जाके हम उसको सेट करते हैं, PP में रहेगा, या लॉक की सेटिंग करते समय इसको हम सेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं YS-3 जो कलर स्पेस है वो येलो लाइन है, और जो ब्लू लाइन है मतलब ब्लू ट्रायंगल और येलो ट्रायंगल में कितना बड़ा फर्क है। तो इतना बड़ा कलर स्पेस आपको मिलता है और उतना कलर के डिटेल आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे CI क्रोमेटिसिटी में काम होता है। तो बहुत सारे लोग उसको यूज़ करते हैं, लेकिन जो बिगिनर है उनके लिए उतना हेल्पफुल नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो बिगिनर लोग हैं वो वेवफॉर्म को देख के काम करना स्टार्ट करें। यहाँ पे शैडो होता है, ऊपर हाईलाइट होता है, और यहाँ पे कभी भी दोनों को टच नहीं होना चाहिए, मतलब जो आपका वेवफॉर्म है वो शैडो को टच नहीं होना चाहिए। वो अगर आप देख के काम करेंगे तो आपको बहुत सारी हेल्प होने वाली है। अभी इसको कैसे मेंटेन करना है क्या है आगे जाके मैं बहुत सारे वीडियो लेके आने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे प्राइमरीज रहेंगे, प्राइमरीज में कलर व्हील रहेंगे, लॉग व्हील रहेंगे, या उसके साथ कॉन्ट्रास्ट को कैसे सेट करना है, पिवोट को कैसे यूज़ करना है, सैचुरेशन ह्यू कैसे यूज़ करना है, और उसी के साथ बहुत सारे टूल है, कर्व है, उसके साथ कलर रैपर है। तो बहुत सारे टूल दिए हैं, विंडो दिया है, ट्रैकर दिया है, मतलब मास्किंग वगैरह भी कैसे करके भी उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें, क्वालिफायर भी दिया है, मतलब किसी कलर का एक सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसे हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो फिलहाल हम यहाँ पे वेवफॉर्म को देख के काम करेंगे, और उसके बाद दूसरा जो है वो है परेड, उसको देख के काम करना है, और तीसरा है वेक्टर स्कोप जो हमारे स्किन टोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे कौन से पिक्चर का कितना सैचुरेशन है ये भी हमें यहाँ पे समझ में आता है। तो ये तीनों स्कोप यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, वो गलती ये है कि आपका डिस्प्ले कैलिब्रेट नहीं होता है, तो उसकी वजह से आपके डिस्प्ले के ऊपर कलर अलग दिखते हैं, और असल में आप जो काम कर रहे हैं वो अलग होता है। तो हमेशा आपका जो डिस्प्ले है
वो सही तरीके से कैलिब्रेशन करके लेना है। मिनिमम आपके पास 2K डिस्प्ले तो होना चाहिए, 4K रहेगा तो अच्छा रहेगा। 27 इंच वाला डिस्प्ले होना चाहिए। उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल में वीडियो लेके आने वाला हूँ कि कौन सा डिस्प्ले आप यूज़ कर सकते हैं, और बजट फ्रेंडली भी होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बजट का डिस्प्ले रहेगा तो बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इस तरीके से हमने स्कोप को समझा कि यहाँ पे 5 टाइप के स्कोप है, उसमें से जो 3 है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको देख के काम करना है, उसको समझना है, और धीरे धीरे आपको इसकी आदत बन जाएगी। और विदाउट स्कोप आप कभी काम ही नहीं करेंगे। और जितना स्कोप को देख के काम करेंगे, मतलब वेवफॉर्म, परेड, RGB, और उसके बाद रहेगा वेक्टर स्कोप, तो आपका काम बहुत ही अलग लेवल पे जाने वाला है। लेकिन ध्यान रखें कि आपको आपका डिस्प्ले कैलिब्रेशन करके लेना है। तो मॉनिटर कैलिब्रेशन के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करना चाहिए, उसको किस तरीके से किया जाता है, उसका भी मैं आगे जाके वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो वो भी आपको बताऊंगा। तो धीरे धीरे हर एक चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो बहुत सारे लोग हमारे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाते, और ऑनलाइन भी हमें क्लास लेना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे हम यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, वीडियो को लास्ट तक देखो, डिटेल में देखो, थोड़ा स्टडी करो, तो आपका काम बहुत आसान होने वाला है। क्योंकि यही सारे हम चीज़ें क्लास में एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन क्लास में और थोड़ा डिटेल में होता है, क्योंकि हमारे पास वक्त ज़्यादा होता है। यूट्यूब पे हमें थोड़ा सा लिमिटेशन होता है कि कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है। तो आप भी अगर हमारे रेडफॉक अकेडमी के क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, गिम्बल सीखना चाहते हैं, लाइटिंग सीखना चाहते हैं, शूट कैसे करते हैं, स्टाइलिंग कैसे करते हैं, या फिर डायरेक्शन किस तरीके से किया जाता है, एडोब प्रीमियर प्रो में एडिटिंग कैसे किया जाता है, कलर ग्रेडिंग कैसे किया जाता है, और उसी के साथ दाविंची रिजॉल्व में एडवांस लेवल का कलर ग्रेडिंग कैसे किया जाता है, ये अगर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे रेडफॉक अकेडमी के क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और अपना सीट कंफर्म कर सकते हैं। तो ऐसे ही नए नए टिप्स के लिए रेडफॉक प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।